नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। मेरा नाम आकाश और हम आपसे बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक कृषि के बारे में। और जब हम प्राकृतिक, कुदरत या जैविक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी डेफिनेशन को हमें समझना चाहिए। और डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर हम जैविक खेती की डेफिनेशन डिफ़ाइन करें तो जीवों द्वारा किया गया कार्य जैविक खेती है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की बात है, पर इतने से बात जहन में उतरती नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं शामिल हो जाती हैं और कई मायनों में फिर इसके अर्थ बदल जाते हैं। तो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को अगर हम कुदरती ढंग से समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कुदरत की व्यवस्था का पार्ट है जैविक खेती। मतलब इसमें जीवों के माध्यम से ही कार्य होता है, प्रकृति के जीव ही मिट्टी के सारे ऑपरेशंस को पूरा करते हैं। और कुल मिला के पेड़ की जड़ बनाने से लेकर पत्ती बनाने से लेकर फल फूल और सारा उत्पादन का जो एक कार्यभार है वो जीवों के ऊपर निर्भर रहता है। और इस खेती के अंदर हम जीवाणुओं की मिट्टी के अंदर संख्या बढ़ाते हैं और जीवाणुओं को सही संतुलित आहार और पोषण उपलब्ध करवाते हैं। सो कुल मिला के बात ये है कि हमें कुदरत की व्यवस्था के साथ में काम करना है। और कुदरत की व्यवस्था ये बोलती है कि मिट्टी के अंदर असंख्य लाखों करोड़ों अलग अलग काम के लिए जीवाणु ऊपर वाले ने बनाए हुए हैं। इन जीवाणुओं को भरपूर मात्रा में आप पोषण दीजिए, इनकी संख्या को बढ़ाइए और इनसे से ज़्यादा काम लेने के लिए आप इनकी ताकत को इम्प्रूव करने के लिए इनको अलग से कोई टॉनिक या अलग से कोई एक व्यवस्था दीजिए। तो इसके लिए हम अलग अलग फार्मूलों के माध्यम से बैक्टीरिया की डाइट को समझते हैं और उनको संतुलित आहार देने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जब आप एक मिट्टी के बैक्टीरिया को समझने जाते हैं तो बैक्टीरिया की जो जान है, जो ताकत है जिससे वो मल्टीप्लाई होते हैं और फास्ट तरीके से काम करते हैं, वो सेल्यूलोज है। और सेल्यूलोज जो है ना, बैक्टीरिया का सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। और ये सेल्यूलोज हमें बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में मिलता है, हमें उमर के पेड़ में मिलता है, गूलर के पेड़ में मिलता है, पलास के पेड़ में मिलता है और बाँस की पत्ती में भी मिलता है और गुड़ में भी होता है या गन्ने की पत्ती में भी होता है। और भी कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज होता है। तो हम कुछ इस तरह के जैविक खाद बनाते हैं जिनमें सेल्यूलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और उनको विघटित करके हम फिर मिट्टी के अंदर किसी भी गोबर की खाद में या अन्य जैविक खाद में मिला के दे देते हैं। इससे मिट्टी के अंदर के जीवाणु बनते हैं और मिट्टी के अंदर के जब जीवाणु बढ़ते हैं तो निश्चित ही है वो तेज़ी से मल्टीप्लाई भी होते हैं और मल्टीप्लाई होने पर वो काम भी करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम जैविक खेती को सही मायनों में और सरल भाषा में समझें तो मिट्टी के अंदर की व्यवस्था को हमें इम्प्रूव करना है, जो कई सालों में हमने केमिकल के लगातार प्रयोगों से खराब की हुई। देखिए, केमिकल लगातार हमने खेती में इस वजह से यूज़ किया क्योंकि हमारे पास उस समय शायद यही सही विकल्प था, क्योंकि हमें लग रहा था कि वर्ल्ड में फूड क्राइसिस भारत में आने वाला है और फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है, आबादी लगातार बढ़ रही है। तो हमें लगा कि केमिकल ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। तो हमने उस वजह से, या जो और भी कोई वजह हो सकती है, वो वजह से हमने केमिकल का लगातार उसमें प्रयोग किया। थोड़ा हमने प्रयोग किया तो उत्पादन बढ़ा और हमारा लोभ भी उसके साथ में बढ़ गया। हमें लगा कि और ज़्यादा डालने से और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा डालने से और ज़्यादा होगा, और लगातार हम प्रयोग करते गए और अब वो दिन आ चुका है कि अब हम ज़्यादा डालने पे उत्पादन को कम कर रहे हैं। तो कुल मिला के रासायनिक खादों के लगातार प्रयोग से मिट्टी के अंदर के जो जीवाणु हैं, जो कुदरती व्यवस्था के जो जीवाणु हैं, वो लगातार मरे और लगातार उनकी संख्या कम हुई। इसलिए धीरे धीरे अब उत्पादन घटने की ओर है और अब हमें इसे वापस पुनः जीवित करने के लिए इस व्यवस्था के ऊपर, कुदरती व्यवस्था के ऊपर, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ वापस हमें आना पड़ेगा। लगातार प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, सबसे पहले नंबर तो वो ख़त्म हुई है या वो कम भी हुई है। अगर हम कैलकुलेट करें, जब 1970 के आसपास में हरित क्रांति भारत में बहुत अच्छे तरीके से विस्तार ले रही थी, तब जाके हम 46-47 कुंटल एक एकड़ से गेहूं पैदा किया करते थे। उस ज़माने में ना तो हमारे पास वैज्ञानिक थे, ना वैज्ञानिक सोच थी हमारे पास, ना ही हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ थी, ना हमारे पास रिसर्च थे, ना ही हमारे पास लेबोरेटरी थे, ना कोई दवाइयाँ थी, ना सड़क साधन थे, ना ही हमारे पास कोई लाइट के कनेक्शंस थे और ना ही बहुत अच्छा कोई टेक्नोलॉजी था। इवन टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे हमारे पास। लेकिन आज वो वक्त है और आज का वक्त है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी के भरपूर साधन हैं। हम मोबाइल में वेदर चेक कर लेते हैं कि अगले कितने घंटे में बारिश होने वाली है, इतना पूर्वानुमान लगा लेते हैं। आज हम ये पता कर लेते हैं कि बाज़ार में कहाँ पे, किस देश में, किस कोने में हिंदुस्तान के क्या रेट चल रहे हैं। सड़क का कनेक्शन से हमारे पास बिजली के साधन है, पानी देने के साधन है, अलग अलग तरीके की कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो हम खेती में यूज़ करते हैं। मतलब हम केमिकल फार्मिंग के साथ साथ में एक टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं।
और उसके साथ साथ में प्रोडक्शन को लगातार डाउन कर रहे हैं। ये सारी बातें ये आपको बताती हैं कि इससे ना मतलब मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति पे जो प्रभाव पड़ा है वो काफ़ी गहरा हुआ है, और इससे हमारी मिट्टी की जो उपज है, मतलब जो क्षमता है, वो लगातार कमज़ोर हो रही। इसलिए मिट्टी की पहली बात तो उर्वरा शक्ति कम हुई, दूसरा उसका बुरा असर प्लांट की सेहत पे भी पड़ा, क्योंकि जब हम लगातार केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही है वो स्लो पॉइजन होता है, और स्लो पॉइजन कोई भी जीव के लिए निश्चित ही हानि का कारण बनेगा। तो जब ये स्लो पॉइजन मिट्टी में जाता है तो इससे जो मिट्टी के जीवाणु हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और उसका असर पौधे पे भी पड़ता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पौधा भी इससे कमज़ोर हो जाता है, और जब वो पौधा कमज़ोर होगा तो तमाम तरह की बीमारी और तमाम तरह की व्याधियाँ पौधे के अंदर होंगी, और इससे किसान की लागत बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें फिर दवाओं का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका साथ साथ दो प्रभाव तो हमारे को सामने दिखते हैं, लेकिन इसका एक इनडायरेक्टली बेनिफिट नुकसान जो है ना, हमारी इंसान और मानव जाति को भी हुआ है। और ये ऐसे हुआ है कि बढ़ती अस्पतालों के रूप में इसे हम देख सकते हैं, बढ़ती बीमारियों के रूप में देख सकते हैं, और घटती इंसान की सेहत के रूप में भी इसे हम देख सकते हैं। लगातार इंसान की सेहत कमज़ोर हो गई। इंसान जितना पहले मजबूत था उससे कई गुना आज कमज़ोर हो चुका है। अस्पतालों की संख्या पहले बहुत कम थी, आज हमारे देश में अस्पतालों की संख्या स्कूल कॉलेज से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों की संख्या पहले बहुत कम थी, लेकिन आज हमारे पास हज़ारों लाखों डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये इस बात को दिशा निर्देशित करता है कि जो हम फूड खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने कोई गड़बड़ी की है, और उसके कारण हमारा शरीर और सेहत दोनों चीज़ें लगातार गिरती चली जा रही हैं। तो केमिकल ने ना केवल मिट्टी, पर्यावरण, पानी और धरती के जीवों को हानि पहुंचाई है, बल्कि पूरी पर्यावरण की एक जो व्यवस्था है, जो प्राकृतिक तरीके से जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, उनके जीवन पर भी काफ़ी गहरा असर डाला है, और उसका बुरा असर हमारी मानव जाति पर भी पड़ा है। तो कुल मिला के तीनों जगह से हमें लगातार नुकसान हो रहा है, और इसे हमें अगर समय रहते अगर हमने इसका विकल्प नहीं खोजा तो हम पूरी मानव जाति को एक खतरे में ले जाने वाले। जागता विकल्प है कि हमारे पूर्वज जिस व्यवस्था पर काम करते थे, हमें उस व्यवस्था पर वापस लौट के और उस व्यवस्था में आज की आवश्यकता को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसमें लगातार अध्ययन और इनोवेशन करके ये काम हम कर सकते हैं। और इसका छोटा सा प्रयास मैंने किया है। हमने जब काम को शुरू किया था तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, और एक छोटी सी जगह से शुरुआत करके हमने छोटे छोटे खाद के फार्मूलों को लगा के मिट्टी की ताकत को समझा, मिट्टी को समझा, और पेड़ पौधों को समझते हुए आज हम भरपूर उत्पादन अच्छे तरीके से कर रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो अगर ये काम हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं तो और भी लोग कर सकते हैं, और जब सब लोग करने लग जाएंगे। देखिए, केमिकल में प्रोडक्शन एक लेवल तक बढ़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके डाउन होने लग जाता है, और उसका कारण ये है कि लगातार जो केमिकल हम डालते हैं तो मिट्टी के अंदर तत्वों की अवेलेबिलिटी होती है, और मिट्टी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया उन तत्वों को उठा के प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं। लेकिन एक लेवल होता है कि जब हम लगातार तत्व डाल रहे हैं मिट्टी के अंदर, लगातार केमिकल डाल रहे हैं, तो ये केमिकल पड़ने से मिट्टी के अंदर तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो गई, लेकिन बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई। और जब बैक्टीरिया की संख्या कम होगी तो ये प्लांट्स को थोड़ी मात्रा में भोजन उपलब्ध कराएंगे, तो थोड़ी मात्रा में प्रोडक्शन भी होगा। की तरफ मूव करेंगे तो हमें थोड़ा सा पहले एक संतुलित डाइट पर काम करना पड़ेगा। अगर हम संतुलित आहार, मिट्टी का कार्बन और मिट्टी के जीवाणुओं की संख्या लगातार बढ़ाएंगे तो उत्पादन धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप जहाँ पर केमिकल तरीके से उत्पादन को छोड़ते हैं वहाँ से अगर जैविक तरीके से उत्पादन को बढ़ाना है पहले साल से ही, तो आपको एक आदर्श और एक संतुलित डाइट और मिट्टी के जीवाणुओं का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये कर पाते हैं तो आप पहले साल से ही उत्पादन में बढ़ोतरी कर। सबसे पहले तो यह है कि किसान के पास जो साधन चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर हम जैविक खाद बाज़ार से लेके आ रहे हैं या कोई भी बाहर की खाद लेके आ रहे हैं तो वो फिर कुदरती खेती नहीं हुआ। कुदरती खेती का मतलब ये है कि रिसाइकलिंग व्यवस्था पर किसान आ जाए। हमारे पूर्वज अनाज पैदा करते थे, ऊपर का अनाज खा के वापस जाके खेतों में ही पोटी के रूप में वापस डिस्पोज कर देते थे, रिसाइकिल कर देते थे। जो हमारे डंठल होते थे, तना होता था, पत्तियां होती थी, उसका भूसा चारा बनता था, वो हमारे पशु खाते थे, हमारी गायें खाती थी, उसका गोबर बनता था, गोबर वापस खेती में डलता था। तो जो मिट्टी से निकला वो मिट्टी ने अलग अलग रूप में पौधे को तना बना के, पत्ती बना के, जड़ बना के, फिर फूल फल बना के आपको दे दिया। फिर आपने उसका अलग अलग तरीके से उपयोग करके अपना पोषण किया, जानवरों का पोषण किया और वापस उसे मिट्टी को रिसाइकिल कर दिया। तो हमें बाहर से खाद लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब
अगर हमें इसी व्यवस्था पर वापस लौटना है तो किसान को सस्टेनेबल तरीके से इस व्यवस्था पर वापस आना पड़ेगा और उसको अपने खुद के खाद, खुद की दवाइयाँ, खुद के बीज तैयार करना पड़ेंगे ताकि लागत खेती में कम हो और मुनाफा खेती में ज़्यादा हो। करना पड़ेगा। जो कुदरत आपके खेतों में घास उगा रही है, चारा उगा रही है, खरपतवार उगा रही है या फसल उगा रही है, उस फसल का मैक्सिमम जो पार्ट है वो हमें मिट्टी को अलग अलग रूप में वापस रिसाइकिल करना है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी भी घास है खेतों में जो उग रही है उस घास का हम कंपोस्ट बनाएं और कंपोस्ट वापस मिट्टी को दें, या जो हम फसल उगा रहे हैं उस फसल का अवशिष्ट हम खेत में ना जलाएं, उस फसल का हम अवशिष्ट का वहीं पे डिस्पोज करके वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते या कई तरह के फार्मूले हैं उनका इस्तेमाल करके वो अवशिष्ट मिट्टी के अंदर ही दफना दिए और उसका कंपोस्ट बना लें ताकि वो सारे एलिमेंट मिट्टी को वापस रिसाइकिल हो जाएं। तो इस व्यवस्था पर जब हम काम करेंगे तो मिट्टी जल्दी पुनः जीवित होगी और वो उत्पादन देने लगेगी। देखिए, जो केमिकल आज हम धरती पर डाल रहे हैं उसमें मुख्य रूप से जो है ना डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, जिसमें हम फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी काफ़ी मात्रा में होती है। दूसरा, हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं जिसमें नत्रजन एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन एलिमेंट होता है। फिर हम पोटेशियम यूज़ करते हैं और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट के भी NPK विकल्प और बहुत सारे विकल्प यूज़ करते हैं। सो मुख्य रूप से पौधे को जो एलिमेंट चाहिए वो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम चाहिए। अगर इनके रिसोर्सेज आप कुदरती रूप से खोज लेते हैं तो निश्चित आप एक अल्टरनेट विकल्प मिट्टी को दे सकते हैं। और इसके चलते हमने 3-4 तरह के फार्मूले खाद बनाने के बताए हैं, किसानों को भी बताते हैं, हम खुद भी बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो खाद है जिसमें हमने गोबर, अर्थवम और रॉक फास्फेट को मिला के जो खाद बनाई जिसको हम वर्मी फास बोलते हैं, ये जाके फास्फोरस का विकल्प बनता है। दूसरा जो है ना, नत्रजन की जहाँ तक बात आती है तो नत्रजन में आपने देखा होगा बारिश के समय बहुत घास उगती है क्योंकि हमारे वायुमंडल में 70% नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन जब पानी के दबाव में नीचे बैठती है तो धरती पर एकदम से हरियाली आती है क्योंकि नाइट्रोजन ही इनकी सबसे बड़ी डाइट होती है। मतलब जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो सब नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, तो घास खासकर नाइट्रोजन बेस्ड होती है, तो ये एकदम तेज़ी से उगती है। इसका मतलब ये है कि कुदरत ने जो नाइट्रोजन वायुमंडल से पानी के दबाव में नीचे उतारी है अब वो पेड़ पौधों में आ चुकी है। अब वो पेड़ पौधों से फिर वापस में इन्वायरमेंट में चली जाएगी। वो कब जाएगी? जब ये पेड़ पौधे अपने आप से अपनी जगह पे लगे हुए सूख जाएंगे या आप उनको उखाड़ के कहीं पर फेंक देंगे तो ये धीरे धीरे नाइट्रोजन एवापोरेट होकर वापस फिर इन्वायरमेंट में मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, इन घास को उठा के एक जगह पे टंकी में डालते हैं पानी के साथ में और वो कचरे को गला देते हैं। जब वो कचरा गल जाता है ग्रीन वाला तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो पानी के साथ में घुल जाती है। फिर वो नाइट्रोजन हम यूरिया के विकल्प के रूप में पानी के साथ घोल के देते हैं, तो इससे हमें नाइट्रोजन का एक विकल्प मिलता है। फिर तीसरा ज़रूरी खाद होता है पोटास, और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फार्म का कचरा होता है सूखा हुआ या गीला हुआ, उसको चाप कटर मशीन में टुकड़े कर लेते हैं छोटे छोटे। उन टुकड़ों को हम कुछ साल्ट के साथ में मिला देते हैं। तो बेसिकली जो खड़ा सॉल्ट होता है, नमक होता है, खड़ा नमक जिसे अपन बोलते हैं, उस नमक के साथ में हम उसको मिक्स कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर 100 किलो अगर हमारे पास कचरा है तो उसके पीछे 1 किलो हम साल्ट मिला के उसको डिस्पोज करते हैं और लगभग 70 दिन में वो कंपोस्ट बन जाता है। उस कंपोस्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें पोटास का विकल्प मिल जाता है। और इस तरह से हम सूक्ष्म पोषक तत्वों के विकल्प में भी एक खाद बनाते हैं कुदरती रूप से, जिसमें हम गाय का गोबर, अपने देसी गाय का गोबर 20 किलो, 20 लीटर देसी भारतीय नस्ल की गाय का यूरिन, 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो सरसों की खली और 2 किलो गुड़ मिला के 5 दिन तक रखते हैं। 5 दिन के बाद ये जो सॉल्यूशन तैयार होता है, इस सॉल्यूशन को हम ज़्यादा पानी में मिला के खेत में लगातार देते हैं। इससे हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो ज़रूरत पौधों को होती है उनकी कमी को ये पूरा करने में सहयोग करते हैं। तो इस तरह से कुछ 2-3 तरह के अगर आप फार्मूले बनाते हैं और इनका अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं सही ढंग से, सही मात्रा में, तो आप सभी तरह के रासायनिक खादों के विकल्प में मिट्टी को भोजन दे सकते हैं और उसके एवज में मिट्टी आपको भरपूर उत्पादन देगी।